नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर पावर्ड बाय प्राइम कॉम्पिटिटिव सक्सेसिस पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो, पीछे वाली क्लास में मैंने स्टार्ट किया था हाइट एंड डिस्टेंस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनके बारे में मैं इससे पहले वाली क्लास में पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। जिस रेशो के ऊपर हम यहाँ पर काम करते हैं, इस टॉपिक के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने इससे पहले वाली क्लास में बता दी हैं और हमने वहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो क्लास पूरी नहीं कर पाया था, तो अब उस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चंस हमने वहाँ पर कर भी लिए थे। अब आगे उससे आगे के क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। इस टॉपिक के अंदर कम से कम 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन करने के बाद चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, CGL मेंस तक का, CDS तक का एग्जाम होगा या फिर RRB या कोई स्टेट लेवल एग्जाम होगा, वहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चंस के अंदर ही आ जाएंगे और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेगा। इससे अलग अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है और मैंने उससे भी एक लेवल आगे की जो आज तक क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर नहीं पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस की सीरीज तैयार किया है, वो भी इस सीरीज के अंदर आ जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन थोड़े से जो मॉडर्न प्रॉपर्टी के ऊपर बेस होंगे, यानी कि जो ऐसे क्वेश्चन जो हो सकता है कि इन फ्यूचर एग्जामिनर उनमें से पूछ ले, वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उनके बारे में बता दूंगा। आज की क्लास के अंदर मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस क्लास के अंदर मैं कुछ ऐसी अलग से प्रॉपर्टी बताऊंगा जो शायद ही कोई टीचर बताता होगा। एक बार क्वेश्चंस को देखें, समझे उनको और फिर देखें कि इस टाइप की ट्रिक कितने लोग कराते हैं बच्चों को और कितने नहीं बताते हैं, और कितने टीचर्स ऐसे हैं जो इतने क्वेश्चंस करवा देते हैं एक टॉपिक के अंदर, खास करके अगर हाइट एंड डिस्टेंस की मैं बात करूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, यानी कि हम इससे पहले 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा। सर स्क्रीन के ऊपर लगा दीजिए मेरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाई तीसरे क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हाइट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। बाइलिंगुअल क्लास है ये, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगी, ठीक है, तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये क्लास इसके बाद यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। यूट्यूब पर ये क्लास अवेलेबल रहेगी। हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा टॉपिक यूट्यूब के ऊपर मेरे ख्याल से 3 या 4 क्लास बनेंगी, टोटल मिलाकर लगभग 1.5-2 घंटे की क्लासेज होंगी, उनके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके जब ये क्लासेज कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके अलावा कहीं और से कोई क्लासेज करने की जरूरत नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, और इन क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और इनकी PDF भी मैं डलवा दूंगा, यूट्यूब के ऊपर लिंक डलवा दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, वहां से PDF डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक पतंग है 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि जो हाइट दी गई है वो 123 मीटर दी गई है। इसके साथ जुड़ा हुआ धागा सीधा तना हुआ है और समतल भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसने दिया है मेरा 60 डिग्री। तो धागे की वो लेंथ जानना चाहता है, लंबाई जानना चाहता है वो कितनी है, ठीक है। अब मैं इसका जो डायग्राम है, सबसे इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, डायग्राम के ऊपर बात करनी होती है। रेशो में इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूं, अब डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का। उसने क्या कहा भाई, कोई पतंग है, मान लो ये 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये जो मेरी हाइट है 123 मीटर, में यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेता हूँ, ठीक है। ये 123 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, उसने ये कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसने दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में मैंने बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन की जब वो बात करेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ हम देखेंगे, और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो ये एंगल उसने दिया है मेरा 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का ये एंगल उसने दिया है। तो अपने आप ये एंगल मेरा 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल मेरा हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये मान के चलिए जैसे कि ये पतंग उड़ रही है, ये एक धागा है, इस धागे के साथ ये पतंग उड़ रही है। जब भी कोई पतंग उड़ती है तो वो स्लोप में ही उड़ती है, ऐसा नहीं है कि पतंग मैंने सीधा ऊपर मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे कभी नहीं जाती है। इसको मैं एक टावर की हाइट भी मान सकता हूँ, एक बिल्डिंग की हाइट भी मान सकता हूँ। इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत होंगे। यहाँ पर उसने काइट पतंग की बात किया, आगे वो जहाज की भी बात करेगा, एरोप्लेन की बात करेगा। तो इसके अंदर मैंने क्या कहा था, जब 60 और 30 का रेशो, 60 डिग्री और 30 डिग्री मुझे देखने को मिलता है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं 1 यूनिट लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं 60 डिग्री के सामने वाली साइड की बात करता हूँ तो उसको हम लेते हैं √3 यूनिट। ये रेशो होता है इनका
इस रेशो में कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा इस रेशो के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये, स्टेट लेवल एग्जाम्स तक का क्वेश्चन है। सीजीएल प्री में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सीजीएल मेंस में थोड़े से रेयर चांस होते हैं इतना इजी क्वेश्चन आने के। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा 1 यूनिट हो गया, ये मेरा √3 हो गया, और अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ तो ये मेरा 2 यूनिट हो जाता है। ये कैसे निकल के आया है इसके बारे में मैं पूरी डिटेल पीछे वाली क्लास में बता चुका हूँ। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मुझे पता है अभी जरूर, अगर √3 यूनिट की मैं बात करता हूँ, ये मेरा हो गया √3 यूनिट की मेरी वैल्यू कितनी दी है इसने, 123 मीटर, ठीक है। अब ये 123 है ना, ये √3 से कट सकता है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 41 गुना 3, ये 41 का 3 का मल्टीप्लाई है ना 41 के अंदर, तो अगर इस √3 से इसको मैं कैंसिल करता हूं तो ये √3 पे कैंसिल कर देगा इसको, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 41√3, यानी कि 41 गुना √3। ये मेरी यहाँ से यहाँ तक की वो आ गई कंप्लीट। और अगर 1 यूनिट की ये मेरी वैल्यू आ गई, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक की मेरी जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, ये मेरी 1 यूनिट की है, ये मेरी 2 यूनिट की, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा आ जाएगा 82√3, यानी कि 82 गुणा 1.732। तो इसको मैं यहाँ पर ब्रेक कर लेता हूँ, ये 82 हो जाएगा मेरा, प्लस अगर मैं 1.73 की बात करता हूँ तो इसको वैसे तो सीधा भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अगर सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 82 गुणा 732 को मैं ले सकता हूँ लगभग 0.75, यानी कि 3/4 हो सकता है ये मेरा, ठीक है। अगर मैं इसको इससे कैंसिल कर देता हूँ 20.5 के आसपास आ जाएगा, यानी कि ये मेरा होगा 82 प्लस ये मेरा आ जाएगा लगभग 61.5, यानी कि इससे थोड़ा सा कम होगा, यानी कि मैं आसपास इसको ले सकता हूँ 60 के आसपास, तो लगभग 142 के आसपास मेरा आ जाएगा यहाँ पर। और मैं देखता हूँ ऑप्शन में मुझे क्या दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे 142 ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है, √3 मेरा होता है इक्वल टू 1.732, और यहाँ पर √2 की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है, जो √2 है उसको मैं लिख सकता हूँ 1.414। ये 2-3 चीजें याद रखने वाली होती हैं, और कैलकुलेशन के ऊपर बात होती है, कैलकुलेशन आप कितना फास्ट कर पाते हो एग्जाम के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस तो एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हर कोई कर सकता है, 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, नए क्वेश्चन होते हैं, और 10% क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट, ठीक है। इन 70% क्वेश्चंस के ऊपर सिलेक्शन बेस नहीं करता, सिलेक्शन इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब करते हैं। ये 20% क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हर बार एग्जाम के अंदर, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो इनको कर लेते हैं लगभग वो इनको भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो 10% होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो इन क्वेश्चंस को टैकल करता है सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है, ना कि इन बच्चों का। तो अब आप लोगों को खुद ये डिसाइड करना कि इनके अंदर जाना है या इनके अंदर जाना है, किसके अंदर जाना है। यूट्यूब पर 10-10 मिनट की 5-5 मिनट की छोटी छोटी वीडियो देख के टॉपिक कवर करना है, या फिर 2-3 घंटे की एक लगातार क्लास देख के उसके अंदर आपको टॉपिक क्लियर करना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसने क्या कहा, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 53 मीटर एंड 117 मीटर रिस्पेक्टिवली इज 136 मीटर। यानी कि उसने क्या कहा, 2 भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः, मतलब 2 बिल्डिंग दी गई हैं, एक की जो हाइट है वो 53 मीटर है और सेकंड की जो है वो 117 मीटर है, ठीक है। तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी उसने 136 मीटर दी है, तो दोनों भवन के पादों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस वो जानना चाहता है कि कितनी होगी। तो वो क्या कहना चाहता है, उसने क्या कहा है, इस तरीके से मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ये 2 बिल्डिंग बन गई मेरे सामने इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की ये डिस्टेंस है, वो इस डिस्टेंस को जानना चाहता है कि ये डिस्टेंस कितनी है। और उसने क्या कहा है, जो ये बिल्डिंग है इसकी जो टोटल हाइट दी है उसने वो दी है 117 मीटर, 117 मीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो उसने दी है 53 मीटर, यानी कि 53 मीटर उसने दी है। और अब आगे उसने क्या कहा है, उसने बोला है कि जो छोटी बिल्डिंग है उसके टॉप से लेकर जो दूसरी बिल्डिंग है उसके टॉप तक का जो
टोटल डिस्टेंस बनती है एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग, वो उसने 136 मीटर दी है यहाँ से यहाँ तक की। सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, जिसको ये डायग्राम एक बार समझ में आ गया तो उसके लिए ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, वो सारे क्वेश्चन के ऊपर खेल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का भी 53 होगा, जब यहाँ से यहाँ तक का मेरा 53 है तो ये भी तो मेरा 53 ही होगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा 53 होगा, तो ये मेरा बच गया, ये मेरा आ गया 64। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रिपलेट, जिसने ज्योमेट्री पढ़ी है या फिर जिसने मेंसुरेशन किया है उसको ट्रिपलेट्स के बारे में पता होगा। और यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ट्रिपलेट्स यूज होती है और यहाँ पर भी ट्रिपलेट्स यूज होती हैं। जो मैंने रेशो आप लोगों को बताई है अभी तक, जो रेशो के ऊपर मैंने काम किया है, 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 है, 30 के सामने, वो भी एक अपने आप में ट्रिपलेट ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 64 को अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 गुना 8। ट्रिपलेट के बारे में मैं बात बताता हूँ, समझाता हूँ ट्रिपलेट क्या होता है। और इस तरीके से अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ 8 से मल्टीपल, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 गुना 8। ठीक है, ये मेरा एक 8 ये हो गया, 17 ये हो गया। ये ट्रिपलेट को मैंने सर्कल के अंदर ले लिया। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये मेरा 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, जिसने मेंसुरेशन के अंदर ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है, जब मैं मेंसुरेशन कराऊंगा तो ट्रिपलेट उनको मैं सारे समझा दूंगा। और हो सकता है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक क्लास दोबारा से डालूंगा, उसके अंदर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट होता है 15 गुना 8, यानी कि 17 गुना 8 136 है, 8 गुना 8 बिल्कुल मेरा बिल्कुल सही बैठ रहा है ये ट्रिपलेट। और 15 8 120, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी डिस्टेंस है वो जानना चाहता है दोनों बिल्डिंगों के बीच में, वो 120 मीटर आ जाएगी। इस तरीके से एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन एक देता है वो, लेकिन नॉलेज कई तरीके से जानने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर उसने ट्रिपलेट भी साथ में जानने की कोशिश की। अब जिसको पता होगा ट्रिपलेट, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, और जिसने ट्रिपलेट नहीं किए हैं, जिसके टीचर ने नहीं पढ़ाया उसको इनके बारे में, जिसने छोटी छोटी 2-2 मिनट वाली क्लास अटेंड की होंगी, तो फिर उसका हो गया बस यहीं पे सिलेक्शन डिसाइड होता है भी किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर स्क्रीन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, क्योंकि जो बीच में 1-2 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बाद में कराऊंगा मैं। मतलब पूरी सीरीज के अंदर 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका थोड़ा सा करने का अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं वो, और उनका करने का जो प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है, उनको सोल्यूशन कैसे होता है वो मैं लास्ट में कराऊंगा जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन देता हूँ, मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 3/4। एक बिंदु P से एक टावर का उन्नयन कोण ऐसा है कि इसकी स्पर्शज्या यानी कि इसका टेंजेंट 3/4 है। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है भाई, कोई एक पॉइंट P है यहाँ पर, इस तरीके से कोई टावर है, ये टावर है और यहाँ से एक पॉइंट है P। ठीक है, और पॉइंट P से जो टेंजेंट है उसने tan थीटा के बारे में बात की। अगर मैं tan थीटा की बात करता हूँ तो tan थीटा मैंने हमेशा बताया है P/P/B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसने कहा भाई ये 3/4 है, 3/4 है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा ये परपेंडिकुलर है ये है 3 यूनिट। ठीक है, तो मैं रेड मार्कर से शुरू करता हूँ। यहाँ पर उसने इसकी बात की है, ये मेरा 3 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक उसने मुझे बोला है कि ये मेरा है 4। 3/4 ये बेस है, ये हाइट है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे उसने क्या कहा अभी, ऑन वॉकिंग 560 मीटर टुवर्ड्स द टावर, यानी कि टावर की तरफ 560 मीटर चलने के बाद यहाँ से यहाँ तक वो चल जाता है, और ये 560 मीटर यहाँ की डिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 560 मीटर है। तो आगे उसने क्या बोला भाई, तो जो टावर का उन्नयन कोण की स्पर्शज्या है वो 4/3 हो जाती है, यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिला देता हूँ, तो अब वो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है तो ये 4/3 हो जाती है, यानी कि ये चेंज हो जाती है, ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ये 4/3 होगी। अगर मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर मेरा सेकंड यूनिट है, उसमें tan थीटा मेरा हो जाएगा P/B फिर से, और ये 4/3 4.3। अब उसने क्या कहा है यहाँ पर, इस बार यहाँ पर आने के बाद जो परपेंडिकुलर है वो मेरा 4 यूनिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसने इसको 4 यूनिट बोल दिया और इसको उसने बोल दिया 3 यूनिट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसने बात की है, ये उसका 3 यूनिट हो गया, वो 4 यूनिट हो गया। अब वो कहना क्या चाहता है, मुझे ये यूनिट ये यूनिट ये यूनिट ये यूनिट इक्वल करनी है। इनको इक्वल कैसे किया जा सकता है, जब मैं इन रेशो को इक्वल कर लूंगा, रेशो के साथ इनको इक्वल कर लूंगा, बराबर कर लूंगा, तो मेरी पूरी डिस्टेंस के ऊपर बात हो जाएगी। अब मैं इसको बराबर करने के लिए क्या कर सकता हूँ,
अगर मैं इस 4 को 3 से गुणा कर दूं तो ये मेरा होगा 12, ठीक है। और अगर मैं इस 3 को 4 से गुणा कर देता हूं तो ये भी मेरा होगा 12, क्योंकि ये जो मेरी हाइट है, जो उसने टावर की हाइट दी है, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। और इस हाइट की ही बात कर रहा हूं बार बार, तो ये दोनों में कॉमन है, इसके अंदर भी कॉमन है, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर भी कॉमन है। तो ये जो मेरी हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक की, देखो दिखाई दे रही है साफ साफ, ये कॉमन है दोनों के अंदर, तो मुझे यही इक्वल करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो मैंने इसको इक्वल कर लिया 12 12, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, इस 3 को मैंने 4 से गुणा किया है, तो इस 4 को रेड वाले की मैंने इसलिए अलग अलग मार्कर से शो किया है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन न हो जाए। तो रेड वाले मार्कर से मैंने 4 को शो किया है, पूरी लेंथ 4 है, ये पूरी 3 है, तो इसको मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा 16 यूनिट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे उसने क्या किया, जो ब्लैक मार्कर से मैंने शो किया है, इसको उसने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं यहाँ पर भी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मेरा 9 यूनिट हो गया। यानी कि बिल्कुल अब स्पष्ट होगी एक बात, यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी लेंथ है वो 16 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी लेंथ है वो 9 यूनिट है, ये मेरा 16 यूनिट है, ये मेरा 9 यूनिट है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना बच गया, 16 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूँ तो मेरा यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट बच जाएगा। और 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो मुझे दी है 560 मीटर के बराबर, 560 मीटर मुझे दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, मेरा 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 80 मीटर के बराबर। और अब वो जानना क्या चाहता है, वो इसकी पूरी हाइट जानना चाहता है। पूरी हाइट मेरी कितनी है, ये 12 यूनिट है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ये दोनों में कॉमन है इसलिए बराबर है। तो ये 12 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है, तो इसको मैं 12 से गुणा कर देता हूँ, 12 8 96 960 मीटर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना टाइम इस क्वेश्चन के अंदर लगना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा समझा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चों का बेस क्लियर होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी जो पहली बार सीख रहे हैं, तो उन सबको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा पूरे प्रोसेस से जाना पड़ता है, अदरवाइज ये 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है मेरा 9th क्वेश्चन लगा दो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। भाई टेंशन वाली बात नहीं है, जो क्वेश्चन मैं बीच में जो छोड़ रहा हूँ ना, क्वेश्चन जिनको स्किप कर रहा हूँ वो बाद में कराऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 9, एक सीढ़ी को दीवार के सहारे इस प्रकार रखा है कि यह दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है, यानी कि एक लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। तो इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ। सीढ़ी पर तो सीढ़ी का जो पाद है वो दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है, यानी कि उसने क्या कहा भाई, इस तरीके से कोई बिल्डिंग है, कोई दीवार है, ये वाली कोई दीवार है, और यहाँ पर ये सीढ़ी लगा दी, ठीक है, ये सीढ़ी है मेरी, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक इसको बना के दिखा देता हूँ, ये ऐसे उसने सीढ़ी लगा दी, ये सीढ़ी होगी, एग्जाम के अंदर ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब उसने क्या कहा है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसने 6 बोल दिया है, ठीक है। अब उसने यूनिट की बात नहीं की, यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर क्या है, तो 6 दिया, तो मैंने 6 लिख लिया। आगे उसने क्या कहा है, सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 15 डिग्री है, सीढ़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। यानी कि उसने क्या कहा है भाई, ये जो एंगल दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसने 15 डिग्री दे दिया, और यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ डिफरेंस में मेरा 75 डिग्री बनता है, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ये यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। भाई जो बच्चे कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, तो कमेंट्स मैं क्या है, मैं क्लास के बीच में कमेंट्स बहुत कम लेता हूँ, बीच में मैं एक बार कमेंट्स दूंगा। इसके अलावा जितने भी तुम लोगों के डाउट होते हैं या फिर कोई कमेंट करना है, किसी को कुछ जानकारी लेनी है, तो अपने कमेंट्स लीव कर सकता है, मैं अपनी क्लास में उनके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की वो लेंथ जानना चाहता है, इसकी जो सीढ़ी की लंबाई है वो मुझे बताइए कितनी होगी। तो जब मैं प्रॉपर्टी बता रहा था पीछे वाली क्लास में, मैंने पहले ही कहा है, पीछे वाली जो क्लास है वो बिल्कुल बेस का काम कर रही है। सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे पहले वाली क्लास के ऊपर डिपेंड होंगे, तो पहले वाली क्लास को जरूर देखें, तभी क्लास को देखने का फायदा होगा। तो ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पर tan की बात करता है ना, tan थीटा की, ठीक है, 15 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, तो उसका जो मेरा होता है रेशो होता है √3 - 1 होता है हमेशा, ठीक है। और अगर 75 डिग्री वाली साइड की बात करता हूँ, तो इसका जो रेशो होता है मेरा हमेशा √3 + 1 होता है, ये यूनिट है, ठीक है। ये ट्रिपलेट का काम भी करते हैं, तो ये होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक √2 √2, ठीक है। इन दोनों को आपस में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट कर लेना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो अब वो क्या कहना चाहता है, वो मुझसे इसकी मुझे लेंथ निकालनी है सीढ़ी की। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरा जो √3 + 1 यूनिट है, यूनिट के ऊपर खेला सारा, इसमें तो सवाल में कुछ भी नहीं करना, तो मुझे 6 दिया है, √3 + 1 की जो वैल्यू 6 दी है, मुझे निकालनी है 2 √2 की। तो मेरा
देता हूँ तो ये मेरा होगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। किसी को कोई डाउट? तो आगे क्या होगा, अब आगे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 12√6 - 12√2 और नीचे क्या होगा a² - b² हो जाएगा ये। ठीक है, 3 - 1 यानी कि मेरा 2 बच जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ये आखिर में बच जाएगा 6 × √6 - 2 × √2। ठीक है, और ये ऑप्शन के अंदर मुझे दिया हुआ है तो यहाँ तक मैं पहुंच गया। इसको सोल्व आगे करने की जरूरत नहीं, इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है अगर हम चाहें तो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में यहीं तक दिया है। और 75 डिग्री और 15 डिग्री के ऊपर मतलब मार्केट के अंदर 1 या 2 टीचर भी ऐसे होंगे जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन कराते हैं और इन फ्यूचर हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखें, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 10 लगा दीजिए स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा भाई, एक मीनार के ऊपर से एक ही तरफ जमीन पर 2 बिंदुओं के अवनमन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं और वस्तुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या दिया है 400√3 यानी कि 400√3 मीटर दिया है। तो मीनार की हाइट वो जानना चाहता है क्या होगी। ठीक है, जो उसने मुझे डिप्रेशन एंगल दिए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री दिए हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, अब उन दोनों तरीकों में से तुमको कौन सा अच्छा लगता है वो देखना। एक कॉपीराइट तरीका होगा, जो सॉल्यूशन होगा कॉपीराइट होगा, वो कॉपीराइट है और वो कोई टीचर नहीं बताता, वो सिर्फ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला है कि मुझे ये वाला जो एंगल है डिप्रेशन एंगल ये 60 डिग्री का है। ठीक है, अगर ये पूरा 60 डिग्री का है तो ये मेरा क्या होगा यहाँ पर 30 डिग्री का होगा। और अब दूसरे एंगल की उसने बात की है, इस एंगल की, ये 30 डिग्री है और ये मेरा क्या होगा यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये एंगल बनेंगे। और ये क्या है, ये जो टोटल बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग दी है, मीनार दिया है, उसकी ऊंचाई है, तो वो जानना चाहता है इसकी हाइट कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक कि उसने मुझे डिस्टेंस भी दी है 400√3, ये यहाँ से यहाँ तक कि उसने डिस्टेंस दी है और मुझे निकालनी है ये वाली। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैंने एक तो मैं बेसिक तरीका बताता हूं जो मैंने बताया था जब प्रॉपर्टी बताई थी उनके बारे में, और एक उसके बाद मैं एक एडवांस तरीका बताता हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होगी वो, सिर्फ एक लाइन के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिनका बेस अच्छा क्लियर, जिन्होंने बचपन में अच्छे से पढ़ाई की हुई है, उनके लिए वो ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज ये तो है ही। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस 60 डिग्री के सामने वाली साइड की, तो ये मेरी होगी √3 यूनिट। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है भाई 60 डिग्री के सामने जो मेरी साइड होती है वो √3 यूनिट होती है, ये इसके सामने वाली साइड है। अब 30 डिग्री के सामने वाली साइड की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मेरी होगी 1 यूनिट। ठीक है, ये मेरी होगी 1 यूनिट। अब मैं आगे बात करूंगा, अब मैं इस पूरी ट्रायंगल के बारे में बात करता हूँ। इस ट्रायंगल के अंदर ये मेरा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाली जो मेरी साइड है वो होगी 1 यूनिट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी डिस्टेंस होगी टोटल वो होगी √3 यूनिट, क्योंकि 60 डिग्री के सामने है, बिल्कुल सेम है। 30 के सामने मैंने √3 लिखा है, 30 के सामने यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ पर भी मैंने 1 लिखा है। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये रेशो इक्वल करना होगा। रेशो को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रही है, ये साइड, ये वाली जो हाइट है मीनार की, दोनों में कॉमन है, तो मुझे यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा। अब ये तो मेरा हो गया √3। ठीक है, अगर इस एक को मुझे √3 बनाना पड़े तो मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये भी मेरा √3 ही आ जाएगा, यानी कि ये साइड मेरी इक्वल हो जाएगी। अब इस इधर वाली साइड की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसके एक के साथ इसको √3 को मल्टीप्लाई किया, तो अब यहाँ पर मुझे इसके साथ करना पड़ेगा √3 का मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया मेरा 3। ठीक है, ये मेरा टोटल लेंथ होगी 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक होगी मेरी 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी लेंथ बनेगी वो मेरी बनेगी 2 यूनिट। ठीक है, हो गया कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक की बात सबकी आगे समझ में। ठीक, अब आगे क्या करना है, आगे इसमें मुझे निकालनी है इसकी पूरी हाइट, यानी कि अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मुझे कुछ दिया गया है यहाँ पे, जो मेरी ये 2 यूनिट है, इसकी जो मुझे टोटल लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, 400√3। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मेरी आ जाएगी 200√3 मीटर। ठीक है, और अब मुझे निकालनी कितनी है, √3 की, तो यहाँ पे √3 मेरा बराबर कितने के होगा, 200 गुणा √3, और ये √3 से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गुणा √3, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 200 गुणा 3 बराबर
600 मीटर। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो 600 मीटर इसका आंसर आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका हो रहा है, जब भी इस तरीके का डायग्राम बनता है 60-30 डिग्री के एंगल की बात हो जाती है, तो वहां पर एक फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे अलग से। तो फॉर्मूला था मेरा, मैं उसको रेड पेन से शो कर देता हूं, x माइनस वाई मेरा इक्वल टू 2h अपॉन रूट 3। ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 2h अपॉन रूट 3। तो ये जो मेरा x माइनस वाई होता है, ये मैं यहाँ से यहाँ तक x ले लेता हूँ, ये मैं यहाँ से y ले लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस होगी x माइनस वाई, इसको मैं 2h अपॉन रूट 3 लिखूंगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई मुझे दिया गया है, यानी कि ये मुझे दिया गया है 400 रूट 3 बराबर है 2h अपॉन रूट 3 के। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 200 पे, और ये रूट 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हाइट है, ये वाली है हाइट का मतलब ये h है मेरी, तो ये आ जाएगा 200 गुणा ये रूट 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 200 गुणा वही 3 बराबर है 600 मीटर के। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें ये वाला फार्मूला भी काम करेगा, और अलग से जो मैंने रेशो बताया है वो भी काम करेगा, दोनों से काम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर 11th क्वेश्चन लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टावर P और Q के पैर के बीच बिल्कुल एक बिंदु से उनके शीर्ष की ऊंचाई के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। ठीक है, और P और Q की ऊंचाइयों का अनुपात वो जानना चाहता है। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहा है, देखिए भाई कितना आसान क्वेश्चन है और कैसे लैंग्वेज यूज करके दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। छोटे लेवल के, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, RRB में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उसने क्या कहा अभी, यहाँ पर 2 टावर दिए हुए हैं। ठीक है, 2 टावर दिए हुए हैं, मुझे नहीं पता उनकी हाइट इक्वल नहीं है, उनकी हाइट के बीच में कुछ रेशो है, इक्वल भी हो सकती है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं दिया उसने। ठीक है, उसने कहा भी एक पॉइंट है वही दोनों के बीच में, तो उसने क्या कहा भाई, ये जो पॉइंट दिया है मेरा, ये दोनों के बिल्कुल बीच में दिया है, यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है मेरी, और यहां से यहां तक की मेरी जो लेंथ है, ये दोनों क्या मेरी इक्वल है, यानी कि ये साइड और ये साइड मेरी इक्वल है, इन दोनों की लेंथ मेरी इक्वल है, बराबर रहेगी। तो अब आगे मुझे क्या करना होगा, उसने मुझे 2 एंगल भी दिए हैं। एंगल उसने क्या क्या दिए हैं, एक टावर P है और ये टावर है मेरा Q। ठीक है, तो उसने मुझे जो एंगल दिए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल उसने मेरा 30 डिग्री दिया है और ये वाला एंगल उसने मेरा 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो 60 डिग्री के सामने अब ये इधर मेरा हो जाएगा 30 डिग्री अपने आप, ये इधर मेरा हो जाएगा 60 डिग्री अपने आप। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल बन गई। अब मुझे क्या करना है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, यहां से इस रेशो के ऊपर पूरा खेल रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। 60 डिग्री के सामने वाली साइड मेरी हमेशा होती है √3, 30 डिग्री के सामने वाली साइड मेरी हमेशा है 1 होती है 1 यूनिट। ठीक है, यहां से यहां तक मेरी 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई मेरी। अब आगे मुझे क्या करना है, अगर मैं इधर 30 डिग्री की बात करता हूं तो ये मेरा इस ट्रायंगल के अंदर ये होगी, यहां से यहां तक जो मेरी पूरी हाइट होगी ये 1 यूनिट हो जाएगी। और अगर मैं 60 डिग्री के सामने वाली बात करता हूं तो यहां से यहां तक मेरी हाइट आ जाएगी ये √3 यूनिट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको और इसको, इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस 1 के साथ √3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में पॉइंट है, इधर की डिस्टेंस भी इधर की डिस्टेंस भी बराबर है मेरी। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर √3 और ये भी मेरा √3 हो गया, बराबर आ गए दोनों। अब मैंने यहाँ पर इसको √3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैथ के अंदर मैं बार बार समझा चुका हूँ, रेशो हमें क्या करना होगा, तीनों साइड का रेशो एक साथ चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे मल्टीप्लाई √3 से किया है, तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये साइड मेरी 3 आ गई, ये साइड मेरी 1 है, तो P रेशो क्यों, यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये मेरा 1, ये मेरा 3, 1:3 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई 12 क्वेश्चन लगा दीजिए सर स्क्रीन के ऊपर। क्या कहता है, एक खंबे के दोनों ओर आधार पर P और Q 2 बिंदु हैं। P and Q are 2 points on the ground on either side of a pole. The angles of elevation of the top of the pole as observed from P and Q are 60 degree and 30 degree respectively, and the distance between them is 8484 √3 मीटर। What is the height of the pole? यानी कि वो खंबे की ऊंचाई जानना चाहता है। खंबे की ऊंचाई बतानी है हमें, निकालनी हमें, कितनी होगी मीटर में हमें बतानी है। और उन दोनों
जो दो पॉइंट हैं जिधर से उस खंबे के एलिवेशन एंगल बन रहे हैं उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दिया उसने 84√3 दी है मुझे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर किस तरीके से मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा। ये मेरा पोल है और ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट P है, ये पॉइंट मेरा Q है। ठीक है, यहाँ से अगर वो एंगल की बात करता है तो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा यहाँ पर 60 डिग्री दिया है और ये वाला मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन उसने 30 डिग्री दिया है। तो अपने आप मेरा ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। ये मेरा पोल है, इसकी मुझे हाइट निकालनी है, ये हाइट मुझे निकालनी है और ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन आ रही है। तो मुझे क्या करना होगा, अब रेशो के ऊपर फिर से मुझे खेलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का भी मैं बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, वो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसमें भी चलेगी वो शॉर्ट ट्रिक। इसमें कैसे चलेगी, उसमें क्या था, दोनों पॉइंट एक साइड थे, अब अपोजिट साइड है। तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर मैं 30 डिग्री के सामने वाली साइड की बात करता हूँ तो ये मेरा हो गया 1 यूनिट। ठीक है, 60 डिग्री के सामने की मैं बात करता हूँ तो ये मेरी होगी √3 यूनिट। अब मैं इधर आता हूं, 60 डिग्री के सामने वाली मेरी साइड है तो ये होगी मेरी √3 यूनिट और 30 के सामने वाली साइड है ये मेरी होगी 1 यूनिट। अब मुझे यहाँ पर एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये तो मेरा √3 यूनिट है, ये मेरा 1 यूनिट है। तो मुझे इस जो ये कॉमन साइड है इसको इक्वल करना पड़ेगा। अगर मुझे रेशो को इक्वल करना है तो यहाँ पर √3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करते ही ये साइड भी मेरी क्या हो जाएगी, √3 यूनिट। ठीक है, ये भी मेरी √3 आ गई और अब मैंने यहाँ पर अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर भी मुझे √3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक और ये मेरा है 1 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक की मेरी जो पूरी लेंथ हो जाएगी वो 4 यूनिट बन जाएगी। 3 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है। अब उसने मुझे क्या दिया है, तो उसने मुझे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दी है 84√3। इस 4 यूनिट की वैल्यू उसने मुझे दी है 84√3 और मुझे निकालनी इस √3 की वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, अब 4 यूनिट मेरा बराबर है 84√3 के, तो 1 यूनिट मेरा इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो ये मेरा आएगा 21√3 आ जाएगा। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी। अब मुझे निकालनी है √3 की वैल्यू, तो √3 की वैल्यू मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21√3 इसको फिर से √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 गुणा 3 मेरा आ जाएगा 21 × 3, ये मेरा आ गया 63। तो ये मेरा 63 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो मेरी हाइट होगी ये 63 मीटर होगी। अब इस क्वेश्चन को उस वाले तरीके से कैसे किया जाएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिया था x - y का रेशो। अब मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर x + y, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने दी है मुझे। तो ये मेरा होगा 4h/√3। ये बेसिक प्रॉपर्टी भी मैंने उस पहले वाली प्रॉपर्टी वाली क्लास के अंदर बता दिया है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, x + y, ये मेरा x है और ये मेरा है y, ये लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे 84√3 दिया है। तो 84√3 मेरा बराबर कितने के होगा, 4h/√3 के। 4 से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये 21 इधर जाएगा तो h मेरा आ जाएगा 63 मीटर। ठीक है, बिल्कुल इतने से में भी किया जा सकता था, ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं थी अगर ये एक बार ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले सर एक बार कमेंट्स दिखाइए सर, कमेंट्स। हाँ भाई, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा, x + y वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। ओके राजेश, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया तो सोच लो सबने बता दिया। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि हर टीचर का पढ़ाने का एक ही तरीका होता है, अलग अलग टीचर से पढ़े होते हैं सब, पढ़े तो सब होते हैं कहीं ना कहीं से, कोई किसी बुक से तैयारी करता है, कोई कहीं से, कोई किसी टीचर से। तो जितना उनको पता होता है वो उतना बताने की कोशिश करते हैं भाई, इस चीज़ पे कोई वो नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं हाइट एंड डिस्टेंस के, इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा तुम लोगों का। मैं 1-2 क्लास हो रहा है उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री की क्लास सर हुई नहीं अभी अपलोड, एक क्लास ज्योमेट्री की मैंने बनाई हुई है, वीडियो बनी हुई है, वो अभी यूट्यूब पर आई नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन? दासू तरीका थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं।
अच्छा, क्या लगता है हमारी शरण में आ गए हो तो CGL अब आसान लगता है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, CGL आसान ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात होती है, प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लगा दीजिए। अच्छा, एक बच्चा क्या कह रहा है, सर आप मुखर्जी नगर में आ जाओ, बहुत पैसे कमाओगे। भाई यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए पढ़ा रहा हूँ, पैसों से मुझे कोई मतलब नहीं है। और मुखर्जी नगर में अभी नहीं आया जा सकता, सबको पता है कर्फ्यू चल रहा है, तो वहाँ पर लॉकडाउन के अंदर, और वैसे भी सेफ एरिया नहीं है दिल्ली का, तो वही डर लगता है ऐसी जगह आने से। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर भी क्लास कंटिन्यू रहेंगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री 220 मीटर हाई, यानी कि 220 मीटर ऊंचाई के एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण समतल पर स्थित दो बिंदुओं से क्रम से 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो बतानी है मुझे, वो क्या होगी। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक डायग्राम मैं ड्रा करता हूँ, कैसे बनेगा इसका डायग्राम। इसका फिगर देख लीजिए, ये एक पेड़ है जिसकी हाइट उसने दी है 220 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये उसका समतल प्लेन है और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का उसने एक एंगल लिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये उसने बोला है कि मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, और ये एक यहाँ पर पॉइंट लिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो बोला उसने 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो अब वो क्या जानना चाहता है, उसने आखिर में मुझसे क्या पूछा है भाई, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे निकालनी है कि क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ, यहाँ पर मेरा 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी मेरा 45 डिग्री, और ये वाले पूरे एंगल की अगर मैं बात करूँ, ये अगर 30 डिग्री है तो ये मेरा होगा 60 डिग्री, ठीक है, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो मैं पहले इस छोटे ट्रायंगल के अंदर देख लेता हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर मैं देखूंगा 45 डिग्री के सामने वाली साइड होती मेरी हमेशा 1 यूनिट, ठीक है, और ये भी मेरी क्या होगी 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये 1 यूनिट है, तो ये भी मेरी 1 यूनिट होगी। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी बार बार आ रही हैं। और अब 60 डिग्री के सामने वाली साइड की बात करते हैं, तो 60 डिग्री के सामने जो मेरी साइड है वो मेरी होगी √3 यूनिट, ठीक है, और 30 डिग्री के सामने होगी मेरी 1 यूनिट। अब मैं ये बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, जो मैं रेड पेन से इसको रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी ट्रायंगल की, इस 30 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और इस 60 डिग्री एंगल की। अब आगे क्या किया है, यानी कि अब मैंने यहाँ से यहाँ तक ले ली अपनी, ये मेरी टोटल डिस्टेंस होगी √3 यूनिट, और ये मेरी इक्वल आ गई, यही मुझे दी हुई है उसने, ये मेरी इक्वल आ गई, और निकालनी मुझे ये वाली है। तो जो कॉमन है दोनों के बीच में वो तो मेरी 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट आ गई, को छेड़छाड़ रेशो में करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेरी टोटल डिस्टेंस √3 है, ये मेरी 1 यूनिट है, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ √3 - 1 यूनिट। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है √3 - 1 की। तो मुझे क्या दिया है उसने, मुझे दिया है 1 यूनिट मेरा इक्वल टू 220 मीटर के, तो मुझे निकालनी है भाई √3 - 1 की वैल्यू। अब √3 - 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं देखता हूँ जो √3 - 1 है मेरा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 को अगर मैं लिख दूँ ऐसे, √3 - 1 है मेरा, अगर मैं इसको लिख दूँ 1.732 - 1, ये इक्वल टू आ जाएगा मेरा 0.732 के, ठीक है। मुझे 0.732 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 0.372 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 220 गुणा, अगर मैं इसको 732 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ निकालने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं 0.75 ले लेता हूँ 732 को, तो 0.75 लेने से मेरा 3/4 हो जाता है अब इसके मल्टीप्लाई में। तो 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20, 55 पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। और जो मेरा आंसर आएगा ये 75, मैंने 0.75 इससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तो मेरा आंसर भी थोड़ा सा वेरी करेगा, थोड़ा सा कम आएगा इससे, जो मेरा एग्जैक्ट निकलेगा उससे थोड़ा सा कम मुझे लेना होगा ऑप्शन में से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15 और 1 16, ये मेरा आ गया 165 मीटर यहाँ से निकल के, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 165 मीटर कहीं नहीं दिया है, तो मुझे इसके आसपास की कोई वैल्यू चेक करनी है एग्जैक्ट निकालने से पहले, कि वहाँ पर इसके आसपास मेरे ख्याल से 161.0 समथिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 05, ठीक है, 161.05 ये मेरा दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी मेरी वो यही होगी 161.05 मीटर,
ठीक है, इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है बड़े इजी तरीके के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए सर 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 120 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से प्रकाश स्तंभों के आधार के विपरीत दो जहाजों के अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स बिटवीन द शिप्स। ठीक है, दो जहाज हैं भाई और ये एक पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर ये एक प्रकाश स्तंभ है, यहाँ पर कोई लाइट लगी हुई है। ठीक है, ये लाइट यहाँ पर चमक रही है, तो यहाँ से दोनों साइड देखता है वो, एक बार उस साइड एक बार उस साइड, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे दिए हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और जो हाइट दी है वो 120 मीटर, यानी कि ठीक है इसकी जो हाइट दी है वो 120 मीटर दी हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 120 मीटर हाइट दी हुई है, और ये एंगल मुझे दिया है 30 डिग्री, सॉरी डिप्रेशन एंगल की बात की उसने, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये मेरा कितना होगा 60 डिग्री और ये मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ पे ये वाली साइड जो है मेरी ये कॉमन साइड है। ठीक है, इसका रेशो मुझे दोनों साइड से इक्वल करना होगा, इसके अलावा मैं इनके रेशो भी ले लेता हूँ। 30 डिग्री के सामने वाली मेरी साइड क्या होगी 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक मेरी 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक मेरी √3 यूनिट। ठीक है, 60 के सामने, अब मैं रेड मार्कर से शो कर देता हूँ, ये होगी मेरी √3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की मेरी जो हाइट होगी वो होगी 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है साफ साफ, ये √3 है मेरा, ये 1 है, तो अगर मैं इस √3 को इस 1 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा रेशो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों मेरे √3 हो गए, यहाँ से यहाँ तक की मेरी हाइट जो वो √3 बन गई, और √3 की ही वैल्यू मुझे दी है 120 मीटर। तो अब मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसको मुझे यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये मेरा बन जाएगा 3 यूनिट, ये मेरा दिया है 1 यूनिट, तो टोटल मेरी डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो बन गई 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे निकालनी है दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मुझे यहाँ पर साफ दिया हुआ है √3 यूनिट मेरा कितना है 120 मीटर के बराबर। ठीक है, इस 120 को मैं टुकड़ों में कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, √3 मेरा इक्वल टू 40 गुना 3। ठीक है, अगर मुझे 1 यूनिट की यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो ये मेरा √3 आ जाएगा, यानी कि मेरी 1 यूनिट बराबर होगी 40 √3 के, और मुझे निकालनी है 4 यूनिट की वैल्यू, तो 40 गुना √3 गुना 4, ये मेरा हो जाएगा 160 √3। अब मैं इसको आगे फर्दर सोल्व करता हूँ, 160 गुना 1.732, यानी कि अगर मैं अब इसको आगे और भी आपस में इसको सोल्व करता हूँ तो ये आएगा मेरा 160 प्लस, अगर मैं इसको 0.75 फिर से ले लेता हूँ तो 160 × 3/4, यहाँ पर 4 चौक 16 और 0, यानी कि ये हो गया 120। ठीक है, ये यानी कि 160 प्लस 120, ये मेरा आ गया 280, लेकिन ये मैंने ज़्यादा ले लिया यहाँ पर, तो 280 से मेरा कम आंसर आएगा, थोड़ा सा कम आएगा 280 से। अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूँ तो ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है 277 मीटर। ठीक है, वो मेरा आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा मेरा। अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ एग्जैक्ट मेरा ये आंसर आएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा 0.7, इसको मैंने इस जो 7.3 को इसको मैंने 0.75 ले लिया। ठीक है, 0.75, तो 0.75 मेरा होगा 75/100 और 3/4। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको ऐसे तोड़ के कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ से ये सोल्व हो गया। अब मैं दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देता हूं। दूसरे तरीके से क्या करना है, x + y, ये मेरा x ये मेरा y इज इक्वल टू 4h अपॉन √3। x + y, मुझे x + y ही निकालना है इस बार, तो 4h यानी कि h मेरा कितना दिया है 120 मीटर अपॉन √3। ठीक है, अब यही मैं इस 120 को क्या लिख सकता हूँ 40 गुना 3, ये कैंसिल मेरा आ गया मेरा 160 गुना √3, और अगर मैं इसको आगे करता हूँ तो आगे तो बिल्कुल सेम ही आ जाएगा मेरा, यहाँ पर भी इसको सोल्व करेंगे तो 277 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब तरीका जो अच्छा लगता है उस तरीके से कीजिएगा, क्वेश्चन बड़े ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 15 लगा दीजिए स्क्रीन के ऊपर।
जब सूर्य का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज टू 30 डिग्री फ्रॉम 60 डिग्री, नो फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। टावर की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, जो एंगल ऑफ मेरा डिप्रेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है, तो क्या होता है, टावर की जो छाया की लंबाई है वो 70 मीटर कम हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरा दोनों तरीकों से सोल्व हो सकता है, x माइनस वाई वाले फॉर्मूले से भी सोल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगा, ये इस तरीके से मुझे दिया हुआ है, यहाँ पर ये सूरज दिया हुआ है मेरा। ठीक है, सूरज की जो हाइट दी हुई है मुझे, अगर उसने मुझे एंगल की बात की है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल, यहाँ पर ये मेरा 60 डिग्री है। ठीक है, और उसने कहा कि ये 30 डिग्री पे चेंज हो जाता है, ये मेरा है 30 डिग्री इस छोटे ट्रायंगल के अंदर चेंज हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 70 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है। तो वो जानना चाहता है ये पूरी हाइट मेरी कितनी होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये एंगल मेरा अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल मेरा 60 डिग्री, और ये एंगल मेरा अगर 60 डिग्री है बड़ी ट्रायंगल के अंदर, तो ये मेरा एंगल 30 डिग्री। अब मैं यहाँ से रेशो के ऊपर फिर से चलता हूँ। 30 डिग्री के सामने वाली साइड है मेरी 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने वाली साइड होगी मेरी √3 यूनिट। अब मैं 30 डिग्री के इस साइड वाली देखता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 30 डिग्री की बात करता हूँ, बड़ी ट्रायंगल को लेकर चलता हूँ, ये साइड मेरी कॉमन है, तो इसके रेशो के ऊपर मुझे खेल करना होगा सारा। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड मेरी 1 यूनिट, और 60 डिग्री के सामने वाली ये मेरी पूरी साइड √3 यूनिट। ठीक है, अब ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा √3 है। इन दोनों को मुझे बराबर करना है, बार बार हर क्वेश्चन के अंदर सेम बात बताते आ रहा हूँ। ठीक है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी मेरा हो जाएगा √3। ठीक है, ये दोनों मेरे इक्वल आ गए। इसको भी फिर मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा 3। ये मेरा 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। अब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आगे 2 यूनिट की वैल्यू मुझे दी है 70 मीटर, तो 1 यूनिट मेरी बराबर हो जाएगी 35 मीटर के। ठीक है, मुझे निकालनी है इस √3 की यूनिट की वैल्यू, तो √3 मेरा बराबर होगा 35 गुणा √3 के, यानी कि 35 गुणा 1.732 के। और अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 60 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन के अंदर देख लेता हूं मैं क्या होगा, ऑप्शन में दिया है 60.55। ठीक है, लगभग इतना ही आएगा मैंने। ठीक है भाई, मैं बार बार कर चुका हूँ इन क्वेश्चंस को, इसलिए मुझे ज़्यादा आसान लगते हैं। प्रैक्टिस के ऊपर सारा होता है, तुम लोग जो प्रैक्टिस करोगे तुम्हें भी आसान लगेंगे। तो 60.55 ये मेरी हाइट आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। अब इसमें करना क्या था, वैसे अगर इसको पूरा सोल्व करना होता तो ऐसा क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, थोड़ा सा एज्यूम करके इसको सोल्व किया जा सकता है। इसको 0.75 लेके इसको सोल्व करेंगे, तो जो ऑप्शन जो एग्जामिनर देता है कभी भी इतने पास नहीं देता है कि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। इस तरीके से वो ऑप्शन सेट करता है कि अगर आप इसके करीब भी पहुंच गए, आपका अगर 61 भी आ गया, तो आप अंदाजा लगा लो कि मेरा 60.55 ही आंसर होगा। अब आगे इसको दूसरे तरीके से कैसे सोल्व किया जा सकता था, ये मैं दूसरा तरीका करके दिखा देता हूँ। x माइनस वाई बराबर 2h/√3। ठीक है, ये मेरा गोल्डन फॉर्मूला था, गोल्डन प्रॉपर्टी है। अब मैं क्या करूँगा, x माइनस वाई मुझे दिया है 70 इज इक्वल टू 2h/√3। ठीक है, ये मेरा x है, ये मेरा y है। तो आगे क्या होगा, 70 इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये मेरा 35 पे जाएगा, h मेरा ये उधर जाके मल्टीप्लाई 35 गुणा √3 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब मैं आगे इसको सोल्व करता हूँ तो ये बिल्कुल सेम आ जाएगा, ये वाली आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई, यहाँ पे पहुँच गया मैं। तो इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से 15 के करीब क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इस टॉपिक के अंदर, और मेरे ख्याल से 1-2 क्लास के अंदर और मैं इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा। और भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आप महान हो। नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं है, वैसे थैंक यू। सुमन नाम की लड़की है, वो बोल रही है सर आप महान हो। ठीक है
हाँ हाँ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा उसका। और हाँ भाई, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा मैथ्स डाउट्स का, तो वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, और वो मैं बताना भूल गया था पहले भी, इसकी अनाउंसमेंट करनी भूल गया, तो वो एक बार देख लेना आप लोग उसको, जिसको अच्छा लगता है वो उसको ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कभी भी शेयर और लाइक करने के लिए नहीं बोलते हो। भाई शेयर और लाइक का ऐसा है, देखो अगर शेयर और लाइक की बात तो ये है, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने तुम लोगों को कुछ पढ़ाया है, कुछ अच्छा सिखाया है, कुछ नया सीखने को मिला है, दूसरों से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कराई है, तो आप लोग शेयर और लाइक अपने आप ही कर दोगे, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है। बाकी कर देना, अगर बोल ही रहे हो तो मैं फिर से बोल देता हूँ भाई, वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ी सी ट्रेंडिंग में आ जाएगी जितने बच्चे देख रहे हैं, और इसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।